दोस्तों, आपने कभी हवाई ट्रैवल करते वक्त ये सोचा है कि प्लेन उड़ता कैसे है? एक इतना बड़ा प्लेन 400-500 लोगों को अपने साथ लेकर ना कि सिर्फ उड़ता है, बल्कि जिस मर्जी स्पीड पर पायलट उसको उड़ाता है, जहां मर्जी जैसे चाहे मोड़ लेता है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है? आज मैं आपको बताता हूँ कि एक हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है। ये मैंने पहले से बना के रखा है। तो इस तरीके से होता है हवाई जहाज। ये तो था मजाक, मगर जी हाँ दोस्तों, आज के जवाबी बाबा के एपिसोड में यही सवाल हमसे पूछा गया है एक सवाली के जरिए, और आज के अपने इस वीडियो में मैं यही बात आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में जब एयर ट्रैवल इतना अफोर्डेबल हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल आसानी से एयर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने एयर ट्रैवल किया होगा तो आपके दिमाग में कभी ना कभी हो सकता है ये सवाल आया हो कि एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट अपने अंदर इतने सारे लोगों को बिठाकर इतने वजन के साथ इतनी आसानी से कैसे उड़ लेता है? इतना टनों भारी लोहा कैसे आसमान में आसानी से उड़ रहा है? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि एक गाड़ी जब जमीन पर चलती है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे होता है? पहिए उसके घूमते हैं जमीन पर तो वो चलती है, सब हम जानते हैं, लेकिन वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से वो चलती है? इंजन, पहिए, ड्राइवर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो जमीन, जिसके ऊपर पहिया घूमता है तो गाड़ी आगे चलती है। उसी हिसाब से अगर हम एरोप्लेन को देखें तो वहां पर ना जमीन है ना पहिए। अगर वो एरोप्लेन एयर में उड़ रहा है तो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक एरोप्लेन के लिए उसके आसपास की अपने एटमॉस्फेयर की हवा है, जिसको यूज करके, जिसको अपने मैकेनिकल प्रोसेस से ट्रीट करके एक एरोप्लेन ना कि हवा में आसानी से टिका रहता है बल्कि आगे भी बढ़ता रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, आइए आगे इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बचपन का ये खिलौना तो आपको ज़रूर याद होगा, जिसमें पाइप में एक तरफ से फूंक मारते थे तो ऊपर की बॉल उड़ती थी और हवा में तब तक बनी रहती थी जब तक आप उसमें फूंक मारते रहते थे। मतलब जब तक उसमें हवा का नीचे से प्रेशर बना रहता था तब तक वो हवा में रहती थी। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके का प्रोसेस, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट एक एरोप्लेन की उड़ान में भी होता है। तो देखिए, एक एरोप्लेन की उड़ान को समझने के लिए हमको ये 4 प्रोसेस समझने ज़रूरी हैं: थ्रस्ट, लिफ्ट, ड्रैग और ग्रेविटी। थ्रस्ट इस्तेमाल में होती है एक एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने में। तो थ्रस्ट बेसिकली, अगर इस बाय डेफिनेशन इसके मतलब को समझने की कोशिश करें तो इट्स अ फोर्स क्रिएटेड मैकेनिकली, एंड इन केस ऑफ एविएशन thrust is a mechanical force created by the components of aeroplane, that helps the aeroplane in moving further. तो अगर आसान भाषा में कहें तो एक एरोप्लेन की विंग्स में जेट्स यूज होते हैं, प्रोपेलर्स यूज होते हैं, यानी कि वो बहुत बड़े पंखे। तो उनका काम होता है एक हाईली प्रेशराइज्ड हवा पीछे से छोड़ना, जिससे कि एक एरोप्लेन को आगे की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं प्रोपेलर्स जो कि इस्तेमाल में आते हैं। ये लगे होते हैं एरोप्लेन के विंग्स में और काफ़ी मदद करते हैं थ्रस्ट पैदा करने में, वो मैकेनिकल फोर्स पैदा करने में जो एक एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है थ्रस्ट का। लिफ्ट, जैसे कि नाम से क्लियर है, ऊपर उठना। तो टेक ऑफ, या अगर एक प्लेन हवा में भी है तो अगर उसको और ऊंचा उठना है तो उसको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक एरोप्लेन के विंग्स का। तो देखिए, एक एरोप्लेन के विंग्स की जो टेक्नोलॉजी है वो है एयरफॉयल टेक्नोलॉजी। और ये जब पहली बार एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था, एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट इन्वेंट हुआ था जब भी 70-80 साल पहले, तो यही टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और यही टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज होते होते आज यूज़ हो रही है। आज के जो एरोप्लेन विंग्स होते हैं वो हाईली टेक्निकली एडवांस होते हैं, वो कई पार्ट से बने होते हैं और उनका अगर मैं ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कहूँ तो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप मेरा माउस कर्सर देख सकते हैं तो ऊपर से तो ये होते हैं कर्वी, नीचे से होते हैं फ्लैट, जिससे जब एरोप्लेन की नोज़ एक डायरेक्शन में मूव होती है तो जब एक एरोप्लेन एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो सामने से आ रही हवा का प्रेशर ऊपर से हो जाता है बहुत कम, नीचे से हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि एक एरोप्लेन लिफ्ट करता है, टेक ऑफ करता है या फिर हवा में भी अपनी ऊंचाई बढ़ा सकता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ लिफ्ट का। अब अगर मैं बात करूं ड्रैग की, तो जैसा कि पिक्चर में थोड़ा थोड़ा जाहिर है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ड्रैग होती है वो नेचुरल फोर्स जिससे कि कोई भी सामने
स्पीड से बढ़ती हुई चीज़ को हवा रोकती है। सो बेसिकली इट इज़ एन एयर रेजिस्टेंस। और सिर्फ एरोप्लेन में ही नहीं है, जब भी आप स्पीड से बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आपने इस एयर रेजिस्टेंस को महसूस किया होगा कि ये आपकी स्पीड को रोकती है। तो मैकेनिकली एक एयरक्राफ्ट अपने पार्ट्स के ज़रिए इसी नेचुरल एयर रेजिस्टेंस को यूज़ करता है अपनी स्पीड को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए भी लैंडिंग के बाद। ग्रेविटी से यहाँ पर मतलब उस वेट से है दोस्तों जो कि एरोप्लेन में अपना होता है। टनों भारी वजनी तो एरोप्लेन खुद ही होता है। इसके अलावा इसमें जो लगेज होता है, इसके पैसेंजर्स, कई सैकड़ों पैसेंजर्स को लेकर ये साथ में उड़ता है, तो उस वेट को भी एक एरोप्लेन यूज़ करता है अपनी उड़ान के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एरोप्लेन की जो उड़ान है वो पॉसिबल हो पाती है जब इसके आसपास की नेट फोर्स ज़ीरो होती है। अब अगर मैं नेट फोर्स को समझाने की कोशिश करूं तो इस दुनिया में हर चीज़ के आसपास एक फोर्स होती है। सबसे बड़ी फोर्स तो ग्रेविटी है कि कोई भी चीज़ हवा में नहीं रह सकती, ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचती रहती है, तो एक वो फोर्स हो गई। जब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु स्पीड में चलती है तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस यानी कि एक एयर फोर्स उसको रोकती है। तो एक एरोप्लेन की उड़ान तब पॉसिबल होती है जब इस नेट फोर्स को एक एरोप्लेन मैकेनिकली अपने पार्ट्स के जरिए ज़ीरो कर देता है। तो अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ तो जैसे कि थ्रस्ट और ड्रैग के बारे में अभी हमने बात करी, वेट और लिफ्ट, वेट यानी कि ग्रेविटी और लिफ्ट के बारे में हमने बात करी, तो एक एरोप्लेन मैकेनिकली जब थ्रस्ट क्रिएट करता है अपने मैकेनिकल कंपोनेंट्स के ज़रिए, जैसे कि हो गया प्रोपेलर, जैसे कि हो गए जेट फैंस, जब इनके ज़रिए वो थ्रस्ट क्रिएट करता है इतनी कि वो ड्रैग के बराबर हो जाए जो कि नेचुरल एयर रेजिस्टेंस है, और जो लिफ्ट क्रिएट होता है एरोप्लेन के विंग्स की वजह से और प्रोपेलर्स की वजह से, जो लिफ्ट क्रिएट होता है, एरोप्लेन की टेल में एक एलिवेटर पार्ट भी होता है जो ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से भी लिफ्ट क्रिएट होता है। तो जब वो लिफ्ट इतना क्रिएट हो जाता है कि एरोप्लेन के वेट के बराबर हो जाए, इससे हो जाती है एक एरोप्लेन के एटमॉस्फेयर की नेट फोर्स ज़ीरो, जिसकी वजह से एक उड़ान पॉसिबल हो पाती है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम आगे समझें तो अगर थ्रस्ट ड्रैग से ज़्यादा होता है, यानी कि आगे बढ़ने की जो मैकेनिकल फोर्स एक एरोप्लेन क्रिएट करता है अगर वो ज़्यादा हो गई ड्रैग से, तो ऑफ कोर्स एरोप्लेन की स्पीड बढ़ जाती है जिससे वो आगे ज़्यादा स्पीड में जा सकता है। इसी को रिवर्स कर दें तो अगर ड्रैग थ्रस्ट से ज़्यादा होता है तो वो प्लेन स्लो हो जाता है। उसी हिसाब से वेट जब ज़्यादा होता है लिफ्ट से तो प्लेन नीचे आता है, और उस वेट का यूज़ मैकेनिकली किया जाता है एयरक्राफ्ट में लैंडिंग के लिए। उसी हिसाब को अगर हम रिवर्स करें तो जब लिफ्ट वेट से ज़्यादा हो जाता है, मैकेनिकली एक एयरक्राफ्ट अपने कंपोनेंट्स के ज़रिए करता है, तो प्लेन ऊपर जाता है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में जब वो ऑलरेडी एयरबॉर्न होता है, मतलब कि जब वो ऑलरेडी हवा में होता है तो कैसे वो दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं एक एयरक्राफ्ट का एलरॉन, एलिवेटर, रडर। ये रडर और एलिवेटर एरोप्लेन की टेल साइड में होते हैं। सो एलिवेटर, जैसे कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एलिवेटर मैकेनिकली ऊपर या नीचे की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो जब ये ऊपर की तरफ एक पायलट इसको मोड़ता है अपने कॉकपिट में लगे कंट्रोल्स के ज़रिए, तो एक हाई एयर प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि जो एरोप्लेन की टेल है उसमें ऊपर की तरफ से हाई एयर प्रेशर होता है और नीचे की तरफ से लो एयर प्रेशर होता है, जिससे एरोप्लेन की जो टेल है वो नीचे होती है, ऑटोमेटिकली इसका मुंह ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उड़ान भर पाता है। उसी हिसाब को अगर हम रिवर्स कर दें तो जब इन एलिवेटर्स को कॉकपिट में लगे कंट्रोल्स के ज़रिए नीचे कर दिया जाता है तो नीचे की तरफ से हो जाता है हाई एयर प्रेशर, जिसकी वजह से इसकी टेल ऊपर की तरफ उठती है तो जो एरोप्लेन का मुंह है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन नीचे जाता है और इसको हम जब भी इसकी ऊंचाई कम करनी होती है या फिर लैंडिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया एलिवेटर। अब बात करते हैं रडर की। तो रडर का यूज़ इंडिविजुअली या फिर एलरॉन के साथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पायलट करता है एक एरोप्लेन का पाथ बदलने में, लेफ्ट राइट या उसको कर्व मोड़ देने के लिए। तो रडर को हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। जब रडर को लेफ़्ट में मोड़ा जाता है कॉकपिट में लगे कंट्रोल के ज़रिए तो उसमें राइट से एक हाई एयर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो एक एरोप्लेन की पूरी बॉडी होती है वो लेफ़्ट में मुड़ जाती है और हम एरोप्लेन को लेफ़्ट में मोड़ सकते हैं।
और उसी हिसाब से अगर हम रडर को राइट में मोड़ते हैं तो लेफ्ट में बने एयर प्रेशर के ज़रिए एरोप्लेन एक एयरक्राफ्ट की बॉडी राइट में मोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ रडर का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी सडन मूव होते हैं, तो उससे ऑफ कोर्स एक सिविल एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर्स होते हैं उनको जर्क लग सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन पायलट्स एक्सपर्टीज़ आमतौर पर रडर और एलरॉन का यूज़ इकट्ठा होता है। तो एलरॉन क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट्स हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं। तो एलरॉन जब ऊपर होता है, लेफ्ट का एलरॉन, और उसी हिसाब से राइट में बने विंग्स के एलरॉन, ये एलरॉन विंग्स में फिट होते हैं। तो जब ये ऊपर नीचे होते हैं, लेफ्ट का एलरॉन होगा ऊपर, राइट का एलरॉन होगा नीचे, तो एक कर्व एक एरोप्लेन को दिया जा सकता है जिसकी वजह से वो जो टर्न होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। दोस्तों तो ये था सारा सीन। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये जानने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से एक हवाई जहाज आसानी से आसमान में उड़ता रहता है और हम सबको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचा देता है। आई थिंक जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं उनके लिए इतनी हाई लेवल जानकारी बहुत है। इससे ज्यादा आपको कौन सा पायलट बनना है इसी वीडियो को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे आसानी होती है मेरे वीडियोस को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने में, और लाइक और सब्सक्राइब एब्सोल्युटली फ्री है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नए सवाल और एक और नए जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।